So hey guys, welcome back to YouTube channel. So finally we are back with the अगत तंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी तरीके से पॉइजन का इनटेक हो गया है, हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है, तो हम लोग किस तरीके से उसका डायग्नोसिस करेंगे, कि कैसे पता लगाएंगे कि हाँ ये पॉइजन का केस है, और उसका ट्रीटमेंट क्या बताया गया है, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार चरक ने जो बताया उसको हम लोग देखेंगे। उन्होंने 24 उपक्रम बताए थे, चतुर्विंशति उपक्रम के बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग मॉडर्न एस्पेक्ट भी देखेंगे, किस तरीके के कितने टाइप्स के एंटीडोट होते हैं, और किस तरीके के स्टेप्स आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग में। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा ही होगा पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर आपने नहीं देखे तो मैं बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर में अगस्त तंत्र का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आता है। तो ये मत सोचिएगा कि अगस्त तंत्र बहुत हल्का सब्जेक्ट है, इसको ईजिली कर लेंगे। नहीं, अगस्त तंत्र को करने के लिए अगर करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि इसका एक पेपर होता है और एक पेपर होता है, इसलिए सप्ली भी सबसे ज़्यादा आती है इसमें और चरक में। ये दो सब्जेक्ट को आप इजीली नहीं ले सकते कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक पेपर है और उसके बाद पेपर टफ आता है। पिछले कुछ साल के आप पेपर देख सकते हैं, गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी हो गई या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, इसके पेपर्स कठिन आते हैं। इसके एमसीक्यू बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से निकल के आ जाते हैं 20 एमसीक्यूज। और उसके बाद जो लॉन्ग होते हैं, तो लॉन्ग में भी जिस तरीके से पूछ इस नॉर्मल तरीके से नहीं पूछा जाता कि हाँ एक चतुर्विंशति उपक्रम बताओ, इस तरीके से पूछा है हृदय आवरण के साथ बताते बताते आप एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट का वर्णन करें और उसके साथ साथ एक और कोई चीज़ पूछ लेंगे, मतलब इस तरीके से पूछते हैं। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। मैं एक बात बताए दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक सेकंड ईयर में है जो आपको लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वही आपके पेपर में आने वाला है। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होता, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत ही आ रही है कोई बात नहीं, बट हर चीज़ आनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, केमिकल एनालिसिस और एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो वाली चीज़ें बताएंगे। और इस यहाँ पे बताया जाएगा कि इस तरीके से इरिटेंट, कोरोसिव, एक्सपेक्शिएंट, मतलब इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं कौन से पॉइजन से हुआ है। और बाकी चरक का 24 उपक्रम के बारे में बात करेंगे, एंटीडोट, प्रिंसिपल्स और टेक्निक, जो अनअब्जॉर्ब पॉइजन है उसको किस तरीके से रिमूव करेंगे, जो अब्जॉर्ब पॉइजन है उसको कैसे हटाएंगे, वो सारी चीज़ें। और आखिरी में मेडिकल लीगल ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर। बड़े क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बनते हैं, एक चतुर्विंशति उपक्रम बनता है, उसके बाद अपना एंटीडोट बनता है, और उसके बाद मेडिको लीगल ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर बनता है। ठीक है, और मतलब यही एक कह सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। बाकी छोटे छोटे एमसीक्यूज तो बहुत सारे बन सकते हैं, वो तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। कि पॉइजनिंग हो गई है हमारे बॉडी में, तो हम लोग किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे, या फिर कोई पेशेंट आया हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मतलब ये पॉइजनिंग का केस है। सबसे पहले तो सिम्टम्स, ठीक है। हर एक एफर्ट जो आप लगा रहे हैं, तो वो सामने वाले पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल पॉइजन दिख रहा है कि ऐसा हुआ है कि क्रिमिनल पॉइजनिंग है, तो उस चीज़ को भी अपना नोटिस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। आपका मेडिको लीगल ड्यूटीज़ जो होगी एक मेडिकल ऑफिसर की, वो सारी निभाते हुए आपको सामने वाले की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैनी सच फैक्टर्स और ऑफन ओवरलुक, yet they are crucial for bringing penetration to justice। मतलब जो जस्टिस वाली बात आएगी कि किसी ने किसी को मारने की कोशिश करी, उसमें मतलब उसमें पॉइजन दे दिया है, तो वो सारे एस्पेक्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी को साइनाइड पॉइजनिंग हुई है, तो साइनाइड पॉइजनिंग हुई है, आपके पास आया है, आपको पता चल गया कि हाँ इसको साइनाइड पॉइजनिंग हुई है, तो आपको ये भी मतलब लगभग लगभग बताना पड़ेगा कि यार ये क्यों होता है, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के, क्या ये सुसाइडल है या फिर क्या है। जैसे वत्सनाभ आ गया, ठीक है, वत्सनाभ। अब ये आइडल, होमिसाइडल या सुसाइडल पॉइजन होता है, तो आपको पता है मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में कि यार ये सुसाइडल पॉइजन की तरह काम आता है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। अब आप सोचेंगे यार ये है कि ये कैसे पता चला कि अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा। तो अभी
जब स्थावर विष या फिर जंगम विष पढ़ेंगे तो स्थावर विष में आएगा आपका वत्सनाभ। तो वत्सनाभ में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये पूरा अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, अपने बॉडी को पूरा डिप्रेस कर देता है, और बिना दर्द के ये एक ऐसा पॉइजन होता है कि इंसान को खत्म कर देता है। वहीं पे स्ट्राइकनिन या फिर नक्स वोमिका जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजन होता है। तो इसी तरीके से हर पॉइजन का अलग-अलग मेडिको लीगल एस्पेक्ट होगा, वो आगे जैसे-जैसे पढ़ेंगे वैसे-वैसे आपको समझ में आएगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट मतलब जब किस किस तरीके से वो लीगल प्रोसीजर में मदद कर रहा है, या फिर क्या अगर लीगल प्रोसीजर में जाएगा तो उसका एस्पेक्ट रहता है, उसको हम लोग मेडिको लीगल एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है? तो सिम्पटम्स पहला हो गया। दूसरा पोस्टमार्टम अपीयरेंस, कि मरने के बाद किस तरीके से अपीयरेंस दिख रहा है, ये भी हम लोगों को पता करना होगा। अब कैसे पता होगा? यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये सारे साइन सिम्पटम्स दिख रहे हैं तो इन पॉइजन्स की वजह से वो दिख रहा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा है केमिकल एनालिसिस। ठीक है? केमिकल एनालिसिस की परफॉर्म्ड बाय एन एक्सपर्ट केमिस्ट टू असर्टेन, पहला क्या, प्रेजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ पॉइजन, कि किस तरीके का पॉइजन था। दूसरा कि कितनी क्वांटिटी ली गई है। तीसरा कि किस तरीके से एडमिनिस्टर किया गया है, इंजेक्शन के थ्रू, आईवी के थ्रू, या फिर ओरली दिया गया है। पॉइजन में बी डिटेक्टेड बिफोर बर्थ, बर्थ बोल रहा हूँ, बिफोर डेथ, मतलब डेथ से पहले हम लोग पॉइजन डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वॉमिट, यूरिन एंड फूड, और आफ्टर डेथ भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेंट, लीवर एंड किडनी। जो वोलेटाइल पॉइजन्स होते हैं लाइक हाइड्रोसियानिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म में बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड रैपिडली। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है। तो ये आपका डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग हो गई, कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इज क्रिटिकल फॉर बोथ मेडिकल एंड मेडिको लीगल पर्सपेक्टिव, कि इंसान की जान बचाने के लिए भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्रिमिनल लॉज, और या फिर जो अपना क्रिमिनल है उसको पकड़वाने के लिए, या फिर कि सुसाइड है, होमिसाइड है, क्या है, वो सारा पता लगाने के लिए। डिटरमाइन विच पॉइजन इन विच क्वांटिटी बाय व्हाट मीन्स एंड वेदर डेथ वाज सुसाइड, होमिसाइड और एक्सीडेंटल। फोर प्राइमरी डायग्नोसिस अप्रोच आर एम्प्लॉयड। ठीक है? तो ये चारों आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब ध्यान नहीं जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा होगा। वो देखता है सिम्टम्स, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, केमिकल एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, पूरा पूरा नंबर वो दे देता है। ठीक है? अगत तंत्र में यही एक पास होने का रामबाण है कि आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए, कि हेडिंग्स के अंदर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप अपना उसके हिसाब से लिख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ आनी चाहिए, बट हेडिंग्स अगर आ रही हैं किसी भी उसकी टॉपिक की, तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। अभी जैसे कि चेंजेस आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे थैनाटोलॉजी में, तो उसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन आता है, राइगर मोर्टिस आता है, और सेकेंडरी रिलैक्सेशन आता है। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है? तो तरीका आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो जैसे-जैसे पढ़ेंगे वैसे-वैसे मैं बताते चलूँगा तो आपको और अच्छे तरीके से याद होता रहेगा। ठीक है? फिर इसके बाद ये सारी पॉइज़न्स हैं और ये सारे उनके साइंस एंड सिम्पटम्स हैं। इसमें सारे आपको याद नहीं करना है। अब आप सोचोगे यार इतना सब कुछ है, कैसे याद करेंगे? नहीं याद करना है। अगर यही चीज़ आप नॉर्मली बुक खोल के याद कर पाते तो हम मतलब वीडियो की क्या ज़रूरत होती, मेरी क्या ज़रूरत होती? इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ आपको उतने अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जैसे कोरोसिव है तो उसमें कोरोजन होगा ही, क्योंकि सिंपल सी बात है, वाटर जो होता है किसी तरह से निकाल लिया जाता है। हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कोरोसिव क्या होते हैं। ठीक है? तो वो किस तरीके से काम करेंगे आपको पता ही है। तो कोरोसिव एजेंट को चलो साइड हो गया। फिर उसके आता है कोरोसिव अल्काली, इसको भी साइड कर दो। फिर आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में येलोइश म्यूकोसल डिस्कलरेशन होगा। ठीक है? येलोइश म्यूकोसल डिस्कलरेशन। फिर कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल। ठीक है? आपको पता है CuSO4, तो क्या करेगा, ब्लू डिस्कलरेशन, मतलब ब्लू हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड येलो हो जाएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू डिस्कलरेशन, ब्लूइश हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड आएगा तो केयरिंग और कार्बोनाइजेशन हो जाएगा। लेड पॉइजनिंग आएगा तो ब्लू लाइनिंग इन गम, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ। देखो, पहला ब्लू लाइनिंग ऑफ गम, जब आप लेड पॉइजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। दूसरा है ब्लूइश
येलोइश म्यूकोसल डिस्कलरेशन, बाकी तो नॉर्मल है, आपको पता ही है। फिर कोरोसिव इरिटेंट फिर से आ गया, तो इरिटेंट क्या काम करता है, इरिटेशन करता है और वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता है मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन अल्सरेशन अपना करवा देता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप पढ़ लीजिए बस। फिर आता है लीवर में डिजेनरेटिव चेंजेस कौन कराता है, फॉस्फोरस, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पढ़ लिया, साइड रख दिया। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या काम होता है, किडनी पे काम करता है, दिक्कत कर देता है वाइटल ऑर्गन्स को। अभी हम मर्क्यूरी पॉइजनिंग पढ़ेंगे, जब हम लोग ये कृत्रिम वाले पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएगा। फिर एस्फेक्शियल। एस्फेक्शियल में लंग्स, क्योंकि सिंपल से बहुत है, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो लंग्स में कंजेशन हो जाएगा, टीडियो स्पॉट्स आ जाएंगे, रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं और ब्लड स्टेन्ड ग्रोथ आएगा। ठीक है। फिर सेरिब्रल और स्पाइनल पॉइजन में अपना कंजेशन आएगा और इडीमा आएगा, इसका ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, सिंपल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं आपको, क्योंकि बुक में आप अभी अगर देखेंगे तो बहुत सारा है, मैंने उसमें भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकाला है और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने बताया। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब बहुत एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि एक चीज़ मैंने बता दी, ये लो चैप्टर का नाम ये है और उसी चैप्टर के नाम से आपको सब कुछ आ गया, नहीं, चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर तंत्र है, बढ़िया सब्जेक्ट है, तो उसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। अब आता है एक्सटर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग एंड स्थावर विश। तो एक्सटर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग में अगर हम लोगों को बाहर से ब्लू, डीप ब्लू कलर दिख रहा है, तो सिंपल हम अपना पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर एस्फेक्शियन पॉइजन दिया गया है इसको, उस वजह से मर गया है। ब्राइट रेड या चेरी रेड अपीयरेंस कार्बन मोनोऑक्साइड और HCN की वजह से होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी थेनाटोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा। डीप साइनोसिस किसके वजह से, ओपियम और कार्डियक पॉइजनिंग। टाइगर मॉर्टिस पहले आ गया, बहुत बहुत ज़्यादा। स्ट्राइकनिन देखो, स्ट्राइकनिन बचना, ये जो स्ट्राइकनिन होता है इसको आयुर्वेद में बोलते हैं कुचला, और ये बचना। तो ये सारे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओपियम हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आयुर्वेद में बात करें, अहीफिन, भांग, धतूरा, सब बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अर्ली डिकम्पोजिशन, H2S गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। डिटेक्टेबल स्मेल, वोलेटाइल पॉइजन, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, ओपीएम, HCN के सीन। बाकी हेमरेजिक स्पॉट इन द स्किन, फॉस्फोरस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्सरेशन एंड लिप, अल्सरेशन ऑफ लिप एंड माउथ एंगल्स, कोरोसिव पॉइजन, नॉर्मल। स्टेन नियर द माउथ एंड हैंड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये तो अभी हम लोग ने कॉपर सल्फेट कॉपर देख ही लिया था कि कॉपर सल्फेट क्या करा रहा था, ब्लूइश डिस्कलरेशन करवा रहा था, तो वो वाली चीज़ हो गई। बाकी अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड, ठीक है, नॉर्मल। वाइट फ्लोज फ्रॉम माउथ, ओपियम एंड अल्कोलाइड, नॉर्मल। ब्लड फ्लो, ब्लड टिंग फ्रोथ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। एलोपेशिया, हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरकेराटोसिस, कॉमन क्रोनिक आर्सेनिक, ये इंपॉर्टेंट है। और जेनाइटल स्टेनिंग, अल्सरेशन, अबॉर्टिफेशिएंट एजेंट, मतलब जो अबॉर्शन के लिए यूज होते हैं। बाकी इंजेक्शन मार्क्स, इंजेक्टेड पॉइजनस, स्नेक बाइट की वजह से या फिर किसी ट्रीटमेंट या फिर कोई सूचर वूचर हुआ इसकी वजह से हो सकता है, तो टिटनेस विटनेस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें, ये वाले पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फाइंडिंग में आपको, पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा पॉइजन है। तो ये आपका जो पार्ट है पूरा डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग आता है, कि किस तरीके से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। तो सिम्टम्स में हम लोग को जब ये वाले सिम्टम्स मिल रहे हैं, ये वाले सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हम लोग को पता चल रहा है कि इससे कौन सी पॉइजनिंग हो रही है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस में, कि किस तरीके से पोस्टमार्टम अपीयरेंस है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में हम लोग को जब ये दिख गए, तो हम लोग को पता चल गया कि पॉइजनिंग ये वाली है। ठीक है, और केमिकल एनालिसिस होता है और एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स होता है। फिर आता है इंटरनल फाइंडिंग, क्या होगा, स्थावर विष। अगर स्थावर विष है, स्थावर विष कौन सा होते हैं, जो प्लांट ओरिजिन वाले होते हैं। तो इंटरनल फाइंडिंग क्या होगी, जैसे एकोनाइट है, एकोनाइट है तो वेनस कंजेशन मिलेगा आपको, ब्रेन और मेम्ब्रेन कंजेस्टेड होगी, सब प्लूरल इकाइमोसिस होगा। बेलाडोना अगर होगा तो ब्रेन एंड लंग कंजेस्टेड होगा। कोकेन होगा, विसरा एंड सीएनएस कंजेशन। देखो सारी चीज़ें हैं। अगर मशरूम की वजह से है तो ये होगा, टोबैको की वजह से है तो एलिमेंट्री कैनाल, ब्रेन, लंग, लीवर कंजेस्टेड, प्लांट फ्रेगमेंट में भी फाउंड। स्ट्राइकिन है, देखो स्ट्राइकिन इंपॉर्टेंट आता है, तो इसलिए कहीं पे भी स्ट्राइकिन दिख रहा है तो आप उसे इग्नोर मत करिएगा। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंजेस्टेड होगा।
फाउंड इन लीवर एंड सीएनएस इवन इन एडवांस प्यूरिफिकेशन। ओपियम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स कंजेस्टेड होगा, सीरस इन्फ्यूजन होगा, कोनियम क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंजेस्टेड होगा, ये सारी चीज़ें होगी अल्कोहल में। स्टमक डिओडेनम इन्फ्लेम्ड होगा, ब्रेन एंड लंग्स कंजेस्टेड होगा। तो ये आपकी चीज़ें मिलते हैं। आपको इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा हर एक पॉइंट आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वाले पॉइंट्स एमसीक्यूज़ में कहीं न कहीं आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हर एक पॉइंट आपको रटा हो और आप उसी तरीके से डिलीवर कर पाएँ। मगिंग वाली चीज़ मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तो चलिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हुआ इसमें आप मग कर लिया, बहुत अच्छे से रट्टा मार लिया। बट जहाँ पे आपके ये 30 चैप्टर, 35 चैप्टर बन जाएँगे, वहाँ पे ये सब याद कर पाना, याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ों में भी आपको बस हेडिंग्स देखनी है। उसके बाद आप अपने हिसाब से बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं देखूँ कि यार कोई मुझसे कहे कि यार ये तुम्हें लिखना है इंटरनल फाइंडिंग में, तो कुछ-कुछ का मैं देखो याद रखूँगा। जैसे स्ट्राइक्निन होता है, तो स्ट्राइक्निन का क्या काम होता है, ये अभी आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि स्ट्राइक्निन जो होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस पैदा करता है। तो कन्वर्जन पैदा करेगा तो क्या होगा? अपनी जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएँगी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। फिर आ जाओ कोकेन में। कोकेन में क्या दिक्कत होगा? ये अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है? फिर ओपियम, अल्कोहल, बताते आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं ये हेडिंग से याद कर लूँगा और अंदर का क्या लिखना है मैं नहीं याद करूँगा। ये आगे चल के जब पढ़ूँगा हर एक चीज़ को अपना इंडिविजुअल, तब हमें खुद ब खुद याद आता रहेगा, ठीक है? जैसे हम लोग जब थैनाटोलॉजी पढ़ेंगे तो ब्राइट रेड एंड चेरी रेड अपीयरेंस पढ़ेंगे कि हाँ, किसमें आता है। साइनोसिस जल्दी किसमें दिख रहा है, राइगर मोर्टिस जल्दी किसमें दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तब और अच्छे से तैयार होगा। इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बढ़िया से पढ़ना है। फिर साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ पॉइज़निंग इन द लिविंग बीइंग। तो अगर लिविंग बीइंग को वॉमिटिंग हो रही है तो ये सारी दिक्कतें होंगी, डायरिया हो रही है तो ये होगा, ये वाले पॉइज़न इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें भी देखो सब मत याद करो, मैं बता ही दे रहा हूँ, वो भी याद करो। देखो इरिटेंट फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इरिटेशन कराता है, वॉमिटिंग हो जाती है और डिसेंट्री हो जाती है, चीज़ हो जाती है। तो वॉमिटिंग और डायरिया दोनों इरिटेंट में डाल दो, ठीक है? इतना कर सकते हो। डेलीरियम मतलब थोड़ा-सा पागलपन दिख रहा है, तो पागलपन किसमें है? मैंने बताया था कनक-कनक के सौग ने, तो कनक वहाँ पे क्या था, धतूरा था ना, तो यहाँ पे धतूरा डाल दो डिलीरियम में। बाकी अल्कोहल तो आपको पता ही है, एलएसडी, कुछ लोगों ने तो इसका पीएचडी कर रखी होगी, कैसे? क्योंकि एलएसडी, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक होता है। मतलब इसका थोड़ा-सा भी अगर किसी कोई खा ले ना तो एकदम हैलुसिनेशन की एकदम चरम सीमा पे पहुँच जाता है कि मतलब उसको कुछ भी नहीं याद रहता, वो एक नई दुनिया बना लेता है, उसमें दुनिया में क्या-क्या सोचता है, बहुत एक अलग टॉपिक है। तो एलएसडी के बारे में कुछ लोगों ने देखा होगा रील्स-वील्स। बाकी क्रैम्प्स किसमें आते हैं, हम लोगों ने स्ट्राइकीन देखा था, तो स्ट्राइकीन भी हो सकता है, मर्करी, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो क्रैम्प्स और कन्वल्जन दोनों अलग हैं। क्रैम्प्स नॉर्मल छोटा-छोटा होता है, कन्वल्जन बहुत खतरनाक होता है, कन्वल्जन में सबसे पहले आपका स्ट्राइकीन आना चाहिए, ठीक है? बाकी तो सब थोड़े बहुत हैं, वो सब पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं। पैरालिसिस, पैरालिसिस अपना लेड आर्सेनिक में आ जाओ, और स्नेक वेनम क्योंकि न्यूरोटिक होते हैं, न्यूरोटिक कुछ-कुछ होते हैं स्नेक्स, जैसे किंग कोबरा हो गया, न्यूरोटिक होता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, पैरालिसिस हो जाता है। कोमा, कोमा में जैसे ज़्यादा हम लोगों ने अल्कोहल पी लिया, ठीक है? या फिर बारबिट्रेट्स या फिर क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीज़ें आ गई। स्किन कलर, स्किन कलर में चेरी पिंक, ठीक है? स्किन कलर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो चेरी पिंक हो जाएगा। फ्लश्ड पिंक है तो अल्कोहल या इन सब की वजह से, जॉन्डिस हो तो पैरासिटामॉल की वजह से हो जाएगा। सेंट्रल साइनोसिस हाइपॉक्सिया की वजह से हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। फिर स्किन चेंजेस और क्या-क्या हैं? अ, देखो ये सारी चीज़ दी गई हैं, स्वेटिंग होगा तो किस क्या होगा? क्यूटेनियस डिले होगा तो किसकी वजह से होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बट मैं नहीं कहूँगा छोड़िए क्योंकि एमसीक्यू आते हैं खतरनाक तरीके से। प्यूपिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायलेटेड और कंस्ट्रिक्टेड किसमें है? डायलेटेड किस-किस में आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रिक्टेड अपना ओपिओइड्स इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑर्गेनोफॉस्फेट और ये सारी चीज़ें। बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया है तो क्या-क्या होगा? हाइपरथर्मिया है तो क्या-क्या होगा? ब्रेथ ओडर, इसमें जैसे गार्लिक लाइक ओडर आता है, जब भी गार्लिक लाइक ओडर होता है तो अलग होता है।
अपना आलमंड लाइक ऑर्डर होता है तो अलग होता है, जैसे गार्लिक होता है तो आर्सेनिक का केस होता है, और आलमंड होता है तो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, ये आप याद रखिएगा। इसमें तो चलिए बहुत नहीं लिखा है, लेकिन आगे जब देखिए जैसे साइनाइड है तो साइनाइड में अपना दिक्कत होती है, और इसमें आर्सेनिक नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ेंगे। ब्लड यूरिन या वॉमिटिंग में अगर रेड है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब चीज़ें दी गई हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब कम हो गया तो सेडेटिव्स की वजह से हाइपरटेंशन, ये अपना तेज करने वाले की वजह से, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक सिंपैथेटिक्स की वजह से, कार्डियक एरिथमिया बीटा ब्लॉकर्स की वजह से, ऑर्गेनोफॉस्फेट, थायोफाइलिन, ठीक है, पल्मोनरी एडीमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से, ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से, ठीक है, इरिटेंट गैस की वजह से, और रैप्डोमायोलोसिस फोम ऑन द हार्ट सरफेस, और इन सारी चीज़ों की वजह से होगा, स्ट्राइकिन की वजह से। तो यहाँ पे आपने इतने सारे देखे, इतने सारे में भी आपका क्या आपको याद करना है, ये आपका पता होना चाहिए, जो कभी नहीं भूल सकते। मैंने गोले लगा दिए हैं या फिर मार्क कर दिया, तो देखिएगा अच्छे से। ये जो नीचे वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो ये दोनों तो आपको नॉर्मल नॉर्मल याद ही हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आप कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है, पैरालिसिस इंपॉर्टेंट है, स्किन कलर देख लीजिएगा, प्यूपिल इंपॉर्टेंट है, फिर ब्रेथ ओडर इंपॉर्टेंट है, और फिर अपना मान लीजिए कि पल्मोनरी, कार्डियक, ब्लड प्रेशर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी ये टिक जो लगाया है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। चतुर्विंशति उपक्रम, और अगर आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि वीडियो बड़ी हो रही है, हमें छोटी-छोटी वीडियो भी चाहिए, तो मैं एक रिवीजन सीरीज़ भी सोच रहा हूँ कि चीज़ों का चालू करूँ। अब वो रिवीजन सीरीज़ में हो सकता है कि मैं 10-10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ करवाऊँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वीडियो में 2 घंटे 3 घंटे की पूरा सब्जेक्ट करवाऊँ। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरीके से करवाऊँ, ठीक है? पहले हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जिसको अगर आपने पढ़ा है साल भर तो ही आप कर पाएँगे, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल होती है, उसका भी सॉल्यूशन पता है, वो भी बताया जाएगा बट एग्ज़ाम। फिर आता है चतुर्विंशति उपक्रम, द स्टार टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये 24 ट्रीटमेंट चरक के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके श्लोक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चरक विमान लिखा हुआ है, ये गलत है। चरक चिकित्सा का है, चरक चिकित्सा 23वां चैप्टर का, ठीक है? तो यहाँ पे चरक विमान को काट के चरक चिकित्सा 23, ठीक है? तो इसमें है मंत्र अरिष्ट उत्कर्षण निष्पीडन चूषकाग्नि परिषेकः अवगाह रक्तमोक्षणं वमन विरेचनोपधनानि हृदय आवरणस्य धूम लेह औषध विस्पनानि प्रतिसारणं प्रतिविषम संज्ञा संस्थापनम लेपामृत संजीवनमेव च विशंति चतुर्विधिका, ठीक है? ये अपना श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्टार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आएगा तो चतुर्विंशति उपक्रम में 24 नाम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये श्लोक याद है तो आप 24 नाम याद कर पाएंगे, नहीं श्लोक याद है तो आपको 24 नाम भी नहीं याद होने वाले। तो ये श्लोक याद कर लीजिएगा। कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। मंत्र अरिष्ट उत्कर्ष उत्कर्तन निष्पीड़न चूषकाग्नि परिषेकः अवगाह रक्तमोक्षण वमन विरेचन उपदनानि हृदय आवरण आवरणस्य धूमलेह औषध प्रशमनानि व्रतिसारणं प्रतिविषं संज्ञा संस्थापनं लेपः मृत संजीवनमेव च विशन्ति रेते चतुर्विधिका, ठीक है? सबसे पहले मंत्र आता है। ये मतलब ऐसे बताते हैं कि ज़्यादातर पॉइजन्स में इफेक्टिव होता है, जैसे कि स्नेक बाइट हो गया। तो मंत्र जो भी उच्चारण करेगा वो इंसान एकदम सत्यवादी हो, और कभी मतलब जैसे झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी है, और मतलब अच्छा इंसान है, जैसे आप पुरुष वाली चीज़ें नहीं होती, वो सारे लोग अच्छे-अच्छे लोग, ऋषि मुनि लोग मंत्र पढ़ें, तभी उस मंत्र का फल मिलेगा। ऐसे नहीं कोई भी मंत्र पढ़ने लगे तो उसका फल मिलेगा। प्रैक्टिशनर में एब्सटेन फ्रॉम द वीमेन, मीट, अल्कोहल, मतलब इन सारी चीज़ों से वो इंसान दूर रहे, साफ-सुथरा हो, अ, मतलब सोए तो भी वो कुश के गाज पे सोए। तो ये प्रैक्टिशनर के बारे में बताया गया है कि जो डॉक्टर है, जो सही कर रहा है, उसको उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो मंत्र का जब प्रयोग करेगा तो उससे कोई स्नेक पॉइज़न और सारे पॉइज़न्स अपने खत्म हो जाएँगे। फिर आता है अरिष्ट बंधन, लाइगेचर। इसमें क्या होता है कि 4 फिंगर, 4 फिंगर विथ अबव द बाइट साइड, मतलब जैसे ये लिम्स के लिए यूज़ होता है, यूज़फुल ओनली इन लिम्स, राइट, नॉट इन
मर्म और मस्कुलर एरिया जो मर्म प्रदेश होते हैं उसके लिए नहीं होता है, या ना ही अपना जैसे पेट में काट लिया तो अब आप पेट को बांध दोगे, गले में काट लिया तो गले को बांध दिया, गले को बांध दिया तो मर गया इंसान, सांस ही नहीं ले पाया। तो लिम्स के लिए यूज होता है, काट लिया तो 4 अंगुल की अप्लाइड फॉर फिंगर विथ अबव, मतलब 4 फिंगर की ऊंचाई पे हम लोग को बांधना है ताकि पॉइजन स्प्रेड होने से रुक जाए। बहुत ज़्यादा वो टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है उत्कर्तन। उत्कर्तन मतलब एक इंसिजन होता है कि क्रॉस इंसिजन उस जगह पे लगा दो जहाँ पे स्नेक ने काटा हुआ है, ठीक है, ताकि वो पॉइजन जो है वो अ, आगे ना जा पाए। जैसे कि कोई ट्री होता है, जब भी उसे रूट से काट दिया जाता है तो वो बढ़ नहीं पाता है। अवॉइड जॉइंट एंड मर्व पॉइंट टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी और डेथ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मर्व प्रदेश क्या है, हृदय, नाभि, तो यहाँ पे नहीं करना है कि यहाँ पे चीरा लगा दिया, इंसिजन लगा दिया, तो वहां पे लगा दोगे हृदय में लगा दिया, पेट में लगा दिया, नाभि में, तो पूरा दिक्कत ही हो गई, मर गया इंसान उसी से, पॉइजन से मरा ही नहीं। फिर आता है निष्पीड़न, कंप्रेशन। जहाँ पे भी इंसिजन लगाया, इंसिजन लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वहां पे पॉइजन, डिस्ट्रॉय पॉइजन लाइक अ सीड डिस्ट्रॉयड बिफोर स्प्राउटिंग, ऐसा बताते हैं वाघभट कि पॉइजन फैलने से पहले, जिस तरीके से कोई सीड होता है, कोई बीज होता है, वो पेड़ बनने से पहले उसको मार देना चाहिए, मार देते हैं लोग, उसी तरीके से पॉइजन भी मर जाता है। निष्पीड़न से, कंप्रेशन से, कंप्रेस करना मतलब दबाना होना। चूषण, अब चूषण मतलब जहाँ पे भी सांप ने काट लिया है या फिर पॉइजन चला गया है, तो वहाँ पे सक्शन, माउथ से सक करते हैं। या आपने मूवीज में देखा होगा पुराने ज़माने में कि किसी को सांप काट लेता है तो एक दूसरा इंसान उसे उस जगह को सक करता है, ठीक है। माउथ फिल्ड विथ क्लॉथ, अब जो माउथ होगा उसके अंदर कपड़ा भर सकते हैं। ऐश मतलब बालू भर सकते हैं। काऊ डंग, ठीक है, गो जो होता है उसको भर सकते हैं, काऊ डंग भर सकते हैं, डाइड मेडिसिनल पाउडर जो होते हैं उसको भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भर के हम लोग चूषण कर सकते हैं। ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, ये आप अभी के टाइम में करके मत चले जाइएगा। आप मॉडर्न जो भी है उसका फॉलो करिएगा, क्योंकि वो साइंटिफिक है, चीज़ें अच्छी हैं, तो उससे कर सकते हैं। ये पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था, ये बताते हैं चलो, ठीक है। स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट प्रोसीजर क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ प्रैक्टिशनर हैज़ माउथ अल्सर, अगर किसी प्रैक्टिशनर को माउथ अल्सर है तो ये नहीं करना चाहिए उसको, वरना उसके जो पॉइज़न है वो प्रैक्टिशनर के अंदर चला जाएगा। फिर आता है अग्निकर्म। अग्निकर्म में क्या करते हैं कि हॉट आयरन की रॉड होती है या फिर गोल्ड की रॉड होती है, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे स्नेक बाइट काटा है उस वहाँ पे उसको लगा के जलाते हैं, ठीक है। जो फायर होता है वो पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है इन द स्किन एंड फ्लैशी इंस्टेंटली, ऐसे बताया गया है। जो मंडली स्नेक बाइट होता है, देखो 3 टाइप, अब ये लिखा हुआ है मंडली स्नेक बाइट शुड नेवर बी कैप्चराइज्ड, मतलब अग्निकर्मन में नहीं करना चाहिए। अब मंडली में क्यों? देखो 3 टाइप के सर्प होते हैं, कौन कौन से? दर्विकर, मंडली और राजीमान। दर्विकर जो होता है वात होता है, पित्त होता है, और ये कफज होता है। तो इसीलिए मंडली, क्योंकि पित्तज होता है इसलिए उसमें अग्निकर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि पित्त बढ़ जाएगा और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मंडली को छोड़ के बाकी स्नेक बाइट में हम लोग अग्निकर्म करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर चतुर्विंशति उपक्रम में 7वां है परिषेक। परिषेक आफ्टर ब्लड लेटिंग, जब रक्त मोक्षण करने के बाद जो अफेक्टेड पार्ट है उसे धुल देना चाहिए, फिर विद कोल्ड मेडिसिनल वाटर, चंदन का या फिर उशीर का जो पानी होता है उससे धुल लेना चाहिए। और चरक बताते हैं कि कोल्ड डिकॉक्शन, मतलब क्वाथ जो होता है ठंडा करके, कोल्ड डिकॉक्शन कॉगुलेट्स ब्लड, तो जो ठंडा काढ़ा होता है वो ब्लड को कोगुलेट कर देता है, जिससे पॉइजन की वेलोसिटी, पॉइजन का जो बढ़ना होता है वो कम हो जाता है, धीरा हो जाता है। तो परिषेक करते हैं। अवगाहन, अवगाहन मतलब बात। अब कोई इंसान है या फिर कोई भी इंसान के वो उस जगह को जहाँ पे स्नेक ने बाइट कर लिया है या फिर पॉइजन चला गया है, तो उस वाली जगह को या फिर पूरी बॉडी को मेडिसिनल डिकॉक्शन, मतलब काढ़े में या फिर मेडिसिनल बाथ टब बना के उसके अंदर डाल देते हैं। या फिर ऑयल भी हो सकता है, डिकॉक्शन भी हो सकता है, कॉथ भी हो सकता है। यूज फॉर डिस्यूरिया, ठीक है।
कॉज बाय पॉइजन। डिसयूरिया मतलब जब सूसू कर रहे हैं तब उसमें दिक्कत हो रही है तो उसे डिसयूरिया बोल रहे हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं। कोई पॉइजन की वजह से हो गया उसमें। अ फॉर्म ऑफ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवगाहन, ठीक है। फिर आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में ब्लड लेटिंग। अब ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऐसा बता रहे हैं ये लोग कि ये पॉइजन जो है वो रिमूव कर देता है। अगर किसी बाइट साइट डिफ़ॉर्म्ड हो गई है, कोई ऐसी बाइट साइट है जो कि डिफ़ॉर्म्ड हो गई है, हार्ड है, स्वॉलन है, पेनफुल है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना रक्तमोक्षण करा देना चाहिए। किस तरीके से? पहले तो प्रछन्न मतलब स्क्रैपिंग, शिंगा, हॉर्न, जालुका, लीच, अलाबू, कपिंग, ठीक है? सिरावेद सिरावेद मतलब वेन्स को अपना भेद कर देना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें? इन्फेंट्स में, प्रेगनेंसी में और एल्डर लोगों में ये चीज़ नहीं करानी है। फिर आता है वमन। वमन indicated in the first stage or immediately after ingestion suitable in cold season, ठीक है। और कब डोमिनेंट, तो ऐसे सीजन में जहाँ पे कब डोमिनेंट होता है वहाँ पे हम लोग वमन करा सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटेड फॉर दूषी विष। दूषी विष वो होते हैं जैसे कालांतर जो होते हैं दिन में सोने की वजह से हो गया। अब आप जैसे फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि वमन जो होता है वो कब किस ऋतु में कराते हैं। वमन उस ऋतु में कराते हैं जिसमें कफ प्रधान होता है। अब कफ किसमें प्रधान होता है आप देख लेते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। ग्रीष्म वर्षा शरद, वर्षा शरद हेमंत, शिशिर वसंत और ग्रीष्म। अब कफ किसमें डोमिनेंट है? शिशिर वसंत। तो वसंत ऋतु में हम लोग ये चीज़ बहुत आराम से करवा सकते हैं। अगर पॉइजनिंग हो गई है तो वमन करवाना है जल्दी से जल्दी। आफ्टर पॉइजन अगर चला गया है बॉडी में, अगर खा लिया है पॉइजन, तो वमन अपना ईजिली करवा सकते हैं, ठीक है। दूषी विष के केस में करवा सकते हैं क्योंकि दूषी विष कालांतर होता है। कालांतर, अब दूषी विष क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ आगे पढ़ेंगे। जैसे दिन में सो गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग का सेवन कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एक विष का प्रभाव आ रहा है, तो उसे हम लोग दूषी विष बोलते हैं, ठीक है। गर्विश। गर्विश मतलब जैसे मधु और शहद एक साथ मिला दिया जिसको हम लोग संयोगक विष बोलते हैं, वो आ जाता है गर्विश, ठीक है। दर्विकर स्नेक जो होता है सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टेज में हम लोग इसका यूज़ करते हैं वमन में। मंडली में थर्ड स्टेज में, राजीवान में इतने में, इंसेक्ट बाइट में। अवॉइड कफ एग्रीवेटेड सब्सटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे वमन अगर करवा रहे हैं तो कफ बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको और डीप में अभी आगे आप पढ़ोगे, जब आप जनरल इंग्लिश पढ़ोगे इसमें जब स्नेक्स आएंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से डिटेल में आता है। फिर आता है विरेचन। विरेचन सेकेंड स्टेज में दूसरे वेग में हम लोग करवाते हैं। तो पॉइजन लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है और वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में बर्निंग और डिस्टेंशन होने लगता है और रिटेंशन ऑफ स्टूल हो जाता है, तब वहाँ पे हम लोग विरेचन करवाते हैं। ऑल्सो इंडिकेटेड विद दूषी विष। दूषी विष में भी हम लोग विरेचन कराते हैं। वागवट बोलते हैं अगर पित्त डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट स्नेक बाइट है तो, और पित्त प्रकृति पर्सन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग विरेचन करवा सकते हैं। हम जैसे मंडली में हम लोग ने देखा था कि हम लोग उसमें अग्निकर्म नहीं करा पा रहे थे, बट उसमें हम लोग यहाँ पे विरेचन ज़रूर करवा सकते हैं क्योंकि पित्त को कम कर देगा विरेचन। विरेचन पित्त की श्रेष्ठ औषधि है, ठीक है। उपदान। उपदान क्या होता है? मेडिकेशन ऑन इंसाइज्ड स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प मतलब जो अपने सर का वो मांग नहीं होती है उसमें एक इंसिजन लगाते हैं और उसमें हम लोग मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग दवाइयाँ लगाते हैं। जबकि कफ चैनल्स, जो हमारे कफ चैनल्स हैं वो पॉइजन हो गए जिसकी वजह से ब्रेथ ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा, ठीक है। तो उसमें काक पर कौवे की फुट का एक इंसिजन लगाना है। कैसे? इस तरीके से कौवे की फुट का एक इंसिजन लगाना है और कहाँ पे लगाना है? सर पे। पेस्ट ऑफ कैमेलियन एनिमल ब्लड अप्लाइड। अब वहाँ पे एनिमल का ब्लड लगाते हैं। एनिम पॉइजन जो होता है अब्जॉर्ब थ्रू दिस साइट इफ बाइट इज इन द लोअर बॉडी, इंसिजन ऑन द हेड। अगर नीचे भी है तब भी हेड पे ही करते हैं। अगर अपर बॉडी है तो हम लोग पीठ पे लगाते हैं इंसिजन, ऐसा वाग्भट बताते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। और साथ साथ ऐसा भी पूछ लेते हैं कि उपधान को आप वर्णन करें। जैसे हृदय आवरण आया था पिछली बार, ठीक है, 2022 का पेपर हुआ था,
22 का पेपर क्या, बैच 2022 का पेपर जो हुआ था 2026 में इसी साल, तो उसमें हृदय आवरण आया था। हृदय आवरण को डिस्क्राइब करे तो आपको पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे। प्रध्वन क्या होता है? प्रध्वन नाक नेसल ब्लोइंग होता है, जो फाइन पाउडर होता है, ठीक है, बहुत सारी दवाइयों का, कटु फल हो गया, कटुका कटुका हो गया, इसको हम लोग नॉस्ट्रिल के थ्रू एकदम ब्लो करते हैं, वहाँ फूँक मारते हैं वाया ट्यूब टू रैपिडली डिलीवर मेडिसिन टू द आईज़, नोज़, थ्रोट, क्योंकि नासा जो होता है वो सिर का द्वार होता है। नासा सिर का द्वार होता है, तो वहाँ से हम लोग सीधे जो पाउडर होता है उसको हम लोग ब्लो कर देते हैं नाक में। देन आफ्टर उपधान फॉर अनकॉन्शियस पेंटिंग और हेड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट में, ठीक है। और हृदय आवरण आता है। हृदय आवरण क्या होता है? सबसे पहली प्रायोरिटी पे हार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी पॉइजन से। इमिडिएटली जैसे ही मतलब पॉइजन आया, पॉइजन गया अंदर, तो हनी मतलब शहद या फिर मधु जिसको बोलते हैं, घृत और मैरो मिल्क, मैरो पता नहीं क्या होता है, मिल्क हो गया, गेरू हो गया, काउडंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग खिलाते हैं। शुगर केन जूस हो गया, ठीक है, गंडा जूस हो गया, अजा रक्त हो गया, ऐश हो गया, क्ले हो गया, मिक्स विद वाटर, घी और घी हनी रिड्यूस पॉइजन वेलोसिटी एंड बाय स्टैम्प ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब ये ऐसे करते हैं कि जब भी आप ये सारी चीज़ें खिला देते हैं, तो इससे एक तरीके का आवरण बन जाता है, हृदय पे आवरण बन जाता है। तो जो पॉइज़न होता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसे टाइम मिल जाता है कि हाँ, हम लोग उसका करवा सकें। जैसे कहीं-कहीं जगहों पे आपने देखा होगा, जब भी पॉइज़न जाता है तो घी पिला देते हैं वहाँ पे। तो घी क्यों पिलाते हैं? क्योंकि इससे वेलोसिटी कम हो जाए, उसका डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें कम हो जाएँ, ठीक है? फिर और क्या है? अंजन। अंजन आपको पता है, आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो, अंजन क्या होता है? अगर कोई इंसान जो सोने ज मतलब सो रहा है, ठीक है? सांप ने काट लिया और उसको नींद आने लगी, तो ऐसा तो आपको सबको पता है कि सोने नहीं देना चाहिए। आई इन्फ्लेमेशन हो गया, डिस्कलरेशन होने लगा, तो वाग्भट बताते हैं कि पिपली, मरीच, यवसार, वचा और सैंधव, रोहित फिश के बाइल के साथ अंजन बना के यूज़ करना चाहिए। चरक बताते हैं देवदारू, जिंजर, टर्मरिक, ठीक है? करवीर, करंज, नीम, सुरसा, गोट के मिल्क के साथ लेना चाहिए, फॉलोड विद घी इनटेक। उसके बाद घी पीना चाहिए या फिर घी के साथ खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। नस्य, नस्य क्या है? नाक के थ्रू कोई भी मेडिकेटेड ऑयल या फिर कोई भी मेडिसिन को देना नस्य कहलाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, ईयर, आईज, टंग, थ्रोट होता है, तब हम लोग नस्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखे हैं। ज्योतिषमती हो गया, ज्योतिषमती तेल का नस्य देते हैं, बीजापुरा, ठीक है, वर्ताकू, ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर हेड इन्वॉल्वमेंट बंधुजीव, भारंगी, तुलसी, पिपली, हींग, ठीक है, विरचिक्का और मनाशिला और शिरोशा बीज, ठीक है, अपामार्क पाउडर। शुश्रुत बताते हैं फॉर हैवी हेडेक, हैवीनेस, लेथार्जी और जॉ स्टिफनेस में हम लोग नस्य देते हैं। धूम की बात करें, मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन होता है, इसमें क्या करता है ये? ऑब्स्ट्रक्शन, जो स्रोतस का ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको क्लियर करता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें? तगर, कूट, स्नेक हेड, शिरो शिरोशा, ठीक है, ऑल्सो लक्षण, कुश, तेजपत्र, गुगलू, भल्लातक, अर्जुन पुष्प। ट्रेन आ गई है। अरे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन चढ़ जाएगी मेरे ऊपर, इतनी जोर आवाज आती है ट्रेन का। बट आप ये मत सोचिएगा मैं स्टेशन पे बैठा हूँ, स्टेशन पे बैठ के मैं नहीं बैठा था, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, बट बगल में वो है ना पटरी, तो जब भी कोई ट्रेन जाती है यहाँ से और वो हॉर्न बजाती है तो यहाँ आवाज़ आती है। अब जल्दी से बताइए, जो ट्रेन होती है, ट्रेन के हॉर्न्स, हॉर्न जो होता है, जो वो ये बजाती है पों पों, तो इसका डेसिबल क्या होता है? कितने डेसिबल की साउंड ये प्रोड्यूस करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर किसी को पता है तो। क्योंकि ये आएगा आपके स्वस्थ में, ये मत करिए कि आपको भूल गए, इसका कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ में आता है चीज़ें आती हैं। जब नॉइज़ पढ़ेंगे आप, तो नॉइज़ में कितनी डेसिबल की नॉइज़ खराब होती है, कितने डेसिबल का क्या होता है, ट्रेन की हॉर्न की कितने की होती है डेसिबल्स की, एरोप्लेन की कितनी होती है, और 80 डेसिबल से ऊपर
होगा तो क्या होगा, 120 से ऊपर क्या होगा, तो सारी चीज़ें आपको संस्कृत में पढ़ाई जाएँगी, तो आप वहाँ से पढ़िएगा बढ़िया से। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सारी चीज़ें करवाऊँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे धूम मेडिकेटेड कोई भी जैसे बत्ती टाइप की बनाते हैं जब आप वो करते हैं नहीं पूजा-पाठ करते हैं तो आप वो बनाते हैं इस तरीके से, क्या कहते हैं उसे धूप बत्ती है ना, धूप बत्ती बनाते हैं उसको जलाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है धूप में, ठीक है? कि एक औषधि का बनाते हैं उसको जलाते हैं फिर उससे स्रोतस का जो अवरोध हो जाता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। लेह, लेह क्या होता है? माउथ या फिर थ्रोट ड्राई हो गया तो लेह मतलब होता है जैसे च्यवनप्राश हो गया तो च्यवनप्राश क्या होता है? लेह होता है वो चाट ये कल्पना होती है, प्रिपरेशन होती है। इसको लेह को क्या करते हैं चाटते हैं। तो लेह जब भी जहाँ पे यूज़ आए तो वहाँ पे मतलब ऐसे है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग चाटेंगे जैसे हनी हो गया, घी हो गया, सेपरेटेड मिक्सचर एज़ अनुपान, ठीक है? पैलेटेबल एंड रैपिडली एब्ज़ॉर्ब्ड, ठीक है? अनुपान ऐसा होना चाहिए। औषध की बात करें तो बाकी औषध भी दे सकते हो, जो भी एंटीडोट हैं, वो सारी चीज़ें दे सकते हो। बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे दशमूल अगत दशमूल बोल रहा हूँ, दशांग अगत और और भी बहुत सारी चीज़ें आएँगी, पंचशीरी क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है? तो वो सारी चीज़ें हम लोग दे सकते हैं। प्रतिसारण, ठीक है? बिलवादी अगत ये सारे आएँगे अभी अ, अब आप आगे सब चैप्टर में जाएँगे तब आएगा। प्रतिसारण मेडिकेटेड पाउडर रब तो कोई भी मेडिकेटेड पाउडर होगा उसको रबिंग करेंगे, जैसे ही उसमें जिंजर पड़ा होगा, पिपली, मरीच, गृहधूम, रजनी, ठीक है? ये सारी चीज़ों के मिला के एक मेडिकेटेड पाउडर बनाते हैं, उससे रब करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और ब्लड वॉन्ट फ्लो फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड से फ्लो नहीं कर पाता। तो ये थे हमारे 20 फिर आता है 21 प्रतिविष, एंटीडोट। एंटीडोट पहले के टाइम पे बहुत सारे थे, आफ्टर 5th स्टेज बट बिफोर 7th स्टेज, ठीक है? विंटर और स्प्रिंग में आफ्टर सनराइज़, समर में प्यूरिफाइड विद घी फर्स्ट, ठीक है? सुरसा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मधु, काऊ बाइल, ठीक है? इन सारी चीज़ों को मिला के अमृत लाइक पिल बनाते हैं, जिसको हम लोग एज़ अ एंटीडोट यूज़ करते हैं। 6th स्टेज में हरिद्रा और गोपित्त, मंजिष्ठा, मरीच, पिपली, जांगम विष ट्रीटेड विद स्थावर विष एंड वाइस वर्सा मतलब ऐसे बताते हैं कि जैसे जांगम विष है तो उसमें हम लोग स्थावर विष देंगे और स्थावर विष है तो हम लोग जांगम विष देंगे क्योंकि दोनों का जो क्या कहते हैं वेग होता है वो दोनों अपोजिट साइड होता है, ठीक है? जांगम स्याद दो भाग ऊर्ध्वभाग मूलजम, ठीक है? मौलम दृष्टा वाला जो श्लोक है वो आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर संज्ञा स्थापन, संज्ञा स्थापन में क्या होगा कि जैसे कॉन्शियसनेस अगर खत्म हो गई है, तो हम लोग फिर से कॉन्शियसनेस में ले आएँगे पेशेंट को, ऐसा नहीं हो कि उसे बेहोश हो गया तो बेहोश ही रहने दे रहे हैं। उसको जगाना है जल्दी से जल्दी। फाइन पाउडर व्हाइल नेज़ल प्रदमन मतलब जो हम लोग नाक से एकदम वो कर रहे थे वो करो, शिरोवेद करो, चीज़ें करो, काकत लगाओ, सारी चीज़ें करके देख लो एक बार, ठीक है? उस बट संज्ञा को वापस लाना है, कॉन्शियसनेस को लाना है। जैसे ही कॉन्शियसनेस आती है, तो एमिसिस और परगेशन करवा देना है, मतलब वमन और विरेचन करवा देना है। चरक बोलते हैं कि छठे स्टेज में ये सारी चीज़ें हम लोग को देना है। लेप की बात करें, तो लेप तैयार करना है जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट हो और बढ़िया से जो पॉइज़न हो वो खत्म हो जाए, ठीक है? तो उसका यूज़ करना है। मृत संजीवन, अब पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे कोई मर गया तो उसको प्राणों को वापस लाने की शक्ति हुआ करती थी लोगों में। तो वो विधि को हम लोग मृत संजीवन बोलते हैं, जिसको हम लोग रिवाइवल बोलते हैं। एंशिएंट थेरेपी टू रिस्टोर लाइफ इन नियर डेथ, नाउ लार्जली लॉस्ट। आजकल के टाइम पे खत्म हो गई है। ब्राह्मण रिवील्ड बिफोर, अमृत इंग्रीडिएंट्स, ये सारी जो हैं, ये होते हैं इक्वल क्वांटिटीज़ में। यूज़ नस्य, पान, लेप, धूम और ऑल पॉइज़न। तो मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी 24 में। 24 का मतलब है क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है। 10 नंबर में भी ये आने के लायक नहीं है, ये बहुत बड़ा है, 10 नंबर से भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए ये डायरेक्ट आना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। वाइवा में सबसे पहले अगर कुछ पूछेंगे तो यही होगा।
ठीक है, ये हमेशा याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपका ये याद करना बेकार है। ठीक है, बाकी सारे इसके अंदर वाली चीज़ें बढ़िया से तैयार करिए, जो लिखा है उसको अच्छे तरीके से देखिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनिंग क्या है कि मॉडर्न मैनेजमेंट फॉलो 6 प्रिंसिपल। कौन-कौन से? पहले डिसोसिएशन, मतलब कि इंसान को स्टेबल करो। फिर कि जितना पॉइज़न अब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ उसको पहले निकालो। फिर एंटीडोट दो। फिर उसके बाद अब्ज़ॉर्ब हुए पॉइज़न को एलिमिनेट करो, उसको निकालो। फिर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो और जनरल हेल्थ को मेंटेन करो। डिसोसिएशन मतलब ABCD। इसमें सबसे पहले तो ए है एयरवे। एयरवे मतलब कि उसका साँस आनी चाहिए। क्लियर सिक्रीशन, वॉमिट, फॉरेन बॉडीज, ये सारी चीज़ों को क्लियर करो। उसका सांस रुकनी नहीं चाहिए। एयरवे बढ़िया एकदम क्लियर होना चाहिए। ब्रीदिंग, ऑक्सीजन पूरी होनी चाहिए, पूरा अंदर तक जा रही हो, इस चीज़ को मेंटेन करो। आईवी फ्लूइड, सी लाइफ सस्टेनिंग के लिए। डिप्रेस हो रहा है कोई इंसान, उसको एड्रेनलिन दे दिया, वो सप्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें दो। कोई बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको डिप्रेस करा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। सीएनएस डिप्रेशन में स्टिमुलेंट ड्रग टू करेक्ट। अगर सीएनएस डिप्रेस हो गया तो हम लोग स्टिमुलेट कर देंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। जनरल स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट, तो स्टेबल करवाने के लिए। और फिर रिमूवल ऑफ एन अब्जॉर्ब पॉइजन, मतलब जो भी पॉइजन अब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको निकालो। कैसे निकालोगे? बाय स्टमक वॉश। स्टमक वॉश कैसे करते हैं? एक राइल्स ट्यूब होती है। ठीक है, राइल्स ट्यूब। अब इसको डालते हैं, फिर इसके थ्रू हम लोग KMNO4 अपने स्टमक में भेजते हैं। स्टमक में जाने के बाद ये जो KMNO4 होता है न्यूट्रलाइज करता है, और फिर जितनी चीज़ें होती हैं वो निकाल दिया जाता है, जिससे हमारे स्टमक वॉश हो जाता है। इन फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें? इनहेल्ड, मूव टू द फ्रेश एयर। फ्रेश एयर में जाओ, बढ़िया से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो उसको। इंजेक्टेड टॉर्निकेट, मतलब क्या कहते हैं, फीता फंदा, ये बांधो। हर 10 मिनट में उसे रिलीज करो, 1 मिनट के लिए। ऐसा नहीं कि बांध दिया जैसे पैरों में काट लिया किसी सांप ने, तो बांध दिया एकदम कस के, वहाँ पैर नीचे वाला एकदम उसको ब्लड ही सप्लाई नहीं गई, उससे खत्म हो गया। वो वाली चीज़ भी नहीं करनी, मसल मर मर गई पता चला। वो नहीं करना है। हर 10 मिनट में 1 मिनट के लिए उसे खोलो, जिससे थोड़ा थोड़ा पॉइजन जो वहाँ वहाँ पे होगा वो डाइल्यूट होता रहेगा। वो उसका एकदम खतरनाक वाला अमाउंट बॉडी में अगर एक साथ नहीं गया तो पेशेंट की जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो हो जाएगा। बाकी क्या हुआ है? एक्साइज, वाउंड, सक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, वॉश विद वार्म वाटर, न्यूट्रलाइज करो। इंजेस्टेड में, अगर इंजेस्टेड हो गया तो MSS करा दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको याद करिएगा। ठीक है, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोरोसिव अनकॉन्शियस प्रेगनेंसी या चिल्ड्रन। तो जाहिर सी बात है इनमें वॉमिटिंग नहीं करवा सकते, परगेशन नहीं करवा सकते, MSS भी नहीं करवा सकते, और वो सब नहीं करवा सकते ना। तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन। गैस्ट्रिक लवाज, इसमें राइल्स ट्यूब होता है चिल्ड्रन में, उसका यूज़ करके हम लोग गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज मतलब स्टमक वॉश जो मैंने बताया वही होता है। ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड में हम लोग स्टमक वॉश, इसको छोड़ के सब में करवा सकते हैं। अपर GI इलनेस और कन्वर्जन। ठीक है, फिर आता है थर्ड, एंटीडोट्स और मेटा। क्या है? एंटीडोट्स एंड मैकेनिज्म, उसकी कैसे मैकेनिज्म। एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 10 नंबर में आपकी डायरेक्ट आ जाता है। तो मैकेनिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल, चिलेटिंग और यूनिवर्सल एंटीडोट। अब मैकेनिकल एंटीडोट, एक्टिवेटेड चारकोल आ गया, डेमोलिसेंट आ गया, और बल्कि फूड। एक्टिवेटेड चारकोल किस तरीके से देना है, आपका यहाँ लिखा हुआ है। डेमोलिसेंट क्या होता है? मिल्क हो गया, एग हो गया, एल्यूमिन हो गया, ऑयल हो गया, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे एक तरीके से कोट बना देती हैं, जिससे जो पॉइजन होता है वो एब्जॉर्ब कम हो पाता है, कम इरिटेशन होती है, और बढ़िया से मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बल्कि फूड अगर हम लोग ने ज़्यादा केला वेला खिला दिया एकदम, पहले पहले के टाइम पे लोग केला खिला देते थे, कोई अगर खराब चीज़ खा ली तो केला भी वो रोक देता है। ठीक है, ये भी सेम काम करता है कि पॉइजन और जो इंटेस्टाइनल वॉल है दोनों के बीच में वो वॉल टाइप का बना देता है। फिर केमिकल एंटीडोट, पोटेशियम परमैंगनेट, टैनिक एसिड, सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम कैल्शियम इडेटेट, विनेगर और मिल्क और मैग्नीशिया, ये सारे आते हैं। नाम याद है, बहुत है। डाइजीपैम फिजियोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। इसमें डाइजीपैम, ठीक है, नेलोक्सोन, एट्रोपिन विद ऑक्साइंस, और NAC, नास, ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन। कैसे यूज होते हैं?
डायज़ेपम जो होता है कन्वर्जेंस को रोकने में यूज़ होता है, जहाँ पे भी ये तुम्हें दिखे कि कन्वर्जन किसी का फीचर है, ये किसी का सिम्पटम है, तो तुम वहाँ पे डायज़ेपम दे देना। ने हाँ, नैलोक्सोन ये ओपियोइड टॉक्सिसिटी को रिवर्स कर देता है और स्पेशली मॉर्फिन इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ओपियोइड रिसेप्टर और एट्रोपिन विद ऑक्साइड्स क्लासिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। सारी चीज़ें हैं, बेकार हैं। फिर ये है तो इसमें भी रिप्लेनिशन बेकार है। फिर आता है चिलेटिंग एजेंट, इसमें बाल, ईडीटीए, पेनिसिलामीन और डेस्फोरोक्सी अमाइन आता है, कोरियोक्सोमीन, ठीक है। बाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, चिलेटिंग एजेंट भी इंपॉर्टेंट है। बाल आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 3 से 5 एमजी पर किलोग्राम आईएम देते हैं हर 4 घंटे के लिए 2 दिन तक। फिर उसके बाद हर 6 घंटे के लिए 1 दिन तक। फिर 12 घंटे के लिए हर 12 घंटे के लिए 10 दिन तक। कॉन्ट्राइंडिकेशन लीवर डैमेज अगर हो गया तो नहीं देते हैं। ये ईडीटी है 1 ग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 5 दिन आईवी देते हैं हम लोग। कॉन्ट्राइंडिकेटेड रीनल डैमेज, किडनी डैमेज है तो ईडीटी नहीं देते। ठीक है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। थोड़ा-सा आप बढ़िया से तैयार करेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर आ गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में जैसे चारकोल 2 पार्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट हो गया, टैनिक एसिड 1 पार्ट हो गया। तो ये यूनिवर्सल एंटीडोट कहलाता है। इसका प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है कि 1 टेबल स्पून वाटर में, ठीक है, रिपीटेड 2 टाइम रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर होगा। एक्ट बाय एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन भी लिखा हुआ है। एड्सॉर्प्शन पता है ना, सरफेस पे चिपकना। And partial chemical inactivation. Activated charcoal is often prepared in modern practice because of better efficacy and safety. फिर आता है एलिमिनेशन ऑफ अनअब्सॉर्ब पॉइजन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अनअब्सॉर्ब पॉइजन में जैसे 6 घंटे के बाद पॉइजन जो होता है एब्सॉर्ब बियॉन्ड स्टमक। मेथड क्या होता है, रीनल एक्सक्रीशन करवाओ, परगेशन करवाओ, ठीक है, और डायफोरेटिक्स, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड में चला गया तो हीमोडायलिसिस, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करा दो, पेरिटोनियल डायलिसिस करा दो, हीमोपरफ्यूजन करा दो, ठीक है। जैसे लिपिड सॉल्युबल है उन ड्रग्स के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो गया, होल बाउल इरिगेशन करवा दो कि मतलब पूरा एकदम साफ करवा दिया। फिर आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो दिक्कत है उस हिसाब से कर सकते हो। अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सुसाइड में पॉइजन खाया, तो उसको साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन दो, फिजियोथेरेपी या काउंसलिंग दो। ये सारी चीज़ें आती हैं। और पेन हो रहा है तो मॉर्फिन दे दिया, ऑक्सीजन दिया आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, कार्डियक स्टिमुलेशन फॉर फॉलिंग सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन कम हो रहा है तो कार्डियक स्टिमुलेशन देते रहना है उसको। तो ये सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे जैसे जो दिक्कत है उस हिसाब से हम लोग देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनिंग मैनेजमेंट। इसमें स्टेप्स हम लोग ने देखे, रिसक्शिएशन मतलब स्टेबल करो पेशेंट को, फिर उसका अनअब्सॉर्ब पॉइजन हटाओ, फिर एंटीडोट दो। एंटीडोट कितने टाइप के होते हैं यह पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जितना एब्सॉर्ब हो गया उसको हटाओ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। फिर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड समरी। देखो मेडिकल लीगल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अगर किसी कोई सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है तो सबसे पहला प्रायोरिटी होगी कि जान बचाओ, सेव लाइफ विद फर्स्ट एड, रिफर टू द हाईएस्ट सेंटर। फिर क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, डेट, एनवायरमेंट डिटेल्स और बेस हिस्ट्री। तीसरा क्या है, ऑब्जर्व साइलेंटली व्हेन ओनली सस्पिशियस, इन्फॉर्म पेशेंट फैमिली व्हेन सस्पिशन कम, मतलब सब हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। तीसरा है एसेस करो, एग्जैक्ट नेचर क्या है, सीक्वेंस क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है सिम्टम्स के। पांचवा है इन्वेस्टिगेशन करो, ऑन सेट सडन एकदम दिक्कत हो गई, ग्रेजुअल हो रही है, क्या फूड में हो सकता है या ड्रिंक में हो सकता है, फिर क्या किस तरीके से वो दिक्कत हुई है। क्रिटिकल केस में रिकॉर्ड करो डाइंग डिक्लेरेशन, जैसे कोई मरने वाला है तो उसका एक उससे पहले जो उस वो बताता है चीज़ें, उस सबको लिखो, डाइंग डिक्लेरेशन लिखो। मेंटेन प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स फॉर कोर्ट, क्योंकि कोर्ट वोर्ट का चीज़ आएगी तो रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि क्यों मरा, कैसे मरा, किसने मारा उसको, अगर वो बता रहा है तो। फिर आता है गवर्नमेंट डॉक्टर कैन नॉट रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आए तो वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता कि ये तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हारा ट्रीट नहीं करूँगा। बट प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, जब भी जो एक केस नहीं हुआ था परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन, तो वहाँ पे बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी इमरजेंसी, कोई भी डॉक्टर के पास अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको नहीं वो रिफ्यूज़ कर सकता कि मैं नहीं करूँगा, तो करना पड़ेगा। हाउएवर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो
जो डॉक्टर होता है वो उसके ऊपर कोई केस वेस नहीं होता। रिपोर्ट होमिसाइडल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग टू द पुलिस, अगर कोई होमिसाइडल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग आई है तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिफर को अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी। प्राइवेट डॉक्टर्स नॉट बाउंड अंडर सेक्शन 309 सीआरपीसी फॉर सुसाइड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग अनलेस समन्ड अंडर सेक्शन 175, नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी ऑब्जर्व पेशेंट मिनिमम 24 आवर उसको ऑब्जर्वेशन में रखो। व्हेन पॉइजनिंग साइंस एब्सेंट हो जाए, जब पॉइजनिंग साइन एब्सेंट हो जाए उसके भी 24 घंटे बाद तक रखो। प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेग्लिजेंस क्लेम, कि ऐसा नहीं हो कि ऐसा बोला कि यार इन्होंने नेग्लिजेंस दिखा दिया उसकी वजह से दिक्कत हो गई। कंसल्ट सीनियर कोलीग्स इन डाउटफुल केसेस, मतलब जो सीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट करो। आइडेंटिफाई सस्पेक्ट पॉइजन नेचर, कि क्या पॉइजन है, उस पॉइजन का नेचर था, ताकि उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर पाओ। तीसरा है प्रोटेक्टेड अंडर आईपीसी सेक्शन 92 फॉर गुड फेथ एक्शन विदाउट कंसेंट इन इमरजेंसी, मतलब एक्शन मतलब विदाउट कंसेंट भी अगर आप कुछ कर सकते हैं अच्छे के लिए, और अगर उसमें दिक्कत आ गई तो भी जो पेशेंट होता है वो पेशेंट बोल रहा हूँ, डॉक्टर होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। प्रिजर्व एविडेंस, जो भी एविडेंस है, वॉमिट है, लेवास फ्लूइड है, स्टूल है, वो सारी चीज़ों को प्रिजर्व करो बॉटल्स में, कप में, रैपर में, लेबल्ड ग्लास बॉटल्स में, सारी चीज़ों से प्रिजर्व करो। इफ़ फूड पॉइजनिंग फ्रॉम पब्लिक इटरली, मतलब ऐसी जगह से हो रहा है कि पब्लिक जहाँ से खा रही है, तो वहाँ पे अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को जल्दी से जल्दी नोटिफाई करो कि यहाँ पे दिक्कत है। इफ़ पेशेंट डाई, अगर पेशेंट मर जाता है, डू नॉट इशू डेथ सर्टिफिकेट, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो, फिर उसके बाद बॉडी को हैंड ओवर करना है। 17 है प्रिजर्व रिकॉर्ड फॉर 3 साल, 3 साल तक अपने जो रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व करो। फिर की टेकअवेज क्या है यहाँ पे, कि हर एक एफर्ट मस्ट बी मेड टू सेव लाइफ व्हेन कॉल टू अ पॉइजनिंग केस, जो लाइफ सेविंग ड्यूटी होती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिवील करता है कि एक्चुअल फैक्ट क्या थे जो भी पॉइजन इन्वॉल्व था। केमिकल एनालिसिस ascertain presence, character, quantity and mode of administration of poison before death, vomit, urine, food और आफ्टर डेथ, जो भी स्टमक या लिवर किडनी में चीज़ें मिलती हैं केमिकल एनालिसिस में। एनिमल experiments helps detect poison by but having limitations, some species are unaffected by poisoning but वो lethal होता है, जैसे हंता वायरस होता है जो रैट से होता है, तो रैट में कोई दिक्कत नहीं आती उनसे, लेकिन ह्यूमन्स में दिक्कत होता है, लीथल होता है। चरक का जो 24 उपक्रम है प्रोवाइड कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल, मंत्र, लाइगेचर, इंसिजन, सक्शन का ऑथराइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ें बताई हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें थी आपको पता होना चाहिए। पहले तो अनअब्ज़ॉर्ब्ड पॉइज़न को, पहले तो रिसर्चेशन करो, फिर अनअब्ज़ॉर्ब्ड पॉइज़न को खत्म करो, एंटीडोट दो, फिर एब्ज़ॉर्ब्ड पॉइज़न को खत्म करो, फिर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है? जनरल हेल्थ को मेंटेन करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी आपके काम की, और एनसीईआरटी सिलेबस की, जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ना है आपको। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो जाती हैं तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। और ये याद रखिए कि आपको अगस्त तंत्र में ज़रूरी नहीं है कि हर एक फैक्ट याद हो, हर एक फैक्ट का एग्ज़ैक्ट चीज़ याद हो, बट आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। आपको जो मतलब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर याद होनी चाहिए। जो 24 उपक्रम है ये हमेशा याद होने चाहिए, टाइप्स ऑफ एंटीडोट हमेशा याद होनी चाहिए, और ये जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनिंग मैनेजमेंट है ये हमेशा याद होना चाहिए। इसके जो हेडिंग्स है जैसे 1, 2, 3, ठीक है, और 4, 5, पाँचों हेडिंग्स आपको अच्छी तरीके से, और ड्यूटी ऑफ मेडिकल ऑफिसर तो आपने पढ़ लिया, इसको अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। तो इतनी ही चीज़ें थी, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी बढ़िया से पढ़ते रहिए, और मैंने स्लाइड्स इस तरीके से बनाई कि जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनको भी अच्छे तरीके से तैयार हो, और जो हिंदी मीडियम है उनको, उनके लिए तो मैं मतलब बोल रहा हूँ जो, तो सुनिए सारी चीज़ें बढ़िया से करिए, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कोई भी वीडियो वगैरह। ओके बाय।